शुरू करते हैं। आठ सवाल, किसी को साथ लेके चलूंगा। लास्ट पेपर में कितने सवाल थे? इसमें भी कितने हैं? 8। आई थिंक अब तकरीबन 8 से 9 सवालों के दरमियान ही पेपर अपना सेट कर रहा है। इसका रिमोट किसके पास है? उसको म्यूट कर दे यार। अच्छा जी, तो 8 से 9 सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें से कुछ रटे वाला होगा और कुछ लॉजिकल सवाल होंगे। आइए देखते हैं इस पेपर को। जब आपने देखा तो पहले पेज पे आपको नज़र आया कोड ऑफ एथिक्स, और सेकंड सवाल या सेकंड पार्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का, यानी कि ये 220 में से आंसर होना था, जो कि अब कोर्स के चेंज हो गया। क्वेश्चन 2 वाज अबाउट मटीरियलिटी, तो यानी कि पता चल गया कि पहले पेज के ऊपर मेरे पास एक सवाल कोड ऑफ एथिक्स का और एक सवाल मेरे पास किसका है, मटीरियलिटी का। अब आए नेक्स्ट पेज पे, 11 नंबर के लिए मुझे कंफर्मेशन का एक सवाल मिल गया, जो कि देखा देखा सा लग रहा है, और आपने क्या बताना है, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, और इनको एनालाइज करना है। इस तरह का सवाल पेपर में कुछ 4-5 दफ़ा हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो हमें एक रेंट का सवाल मिल गया सब्सटेंटिव से। इसमें सब्सटेंटिव भी है और थोड़ा सा एनालिटिकल भी है, और आके आपने 6 नंबरों के लिए टेस्ट किया। मजीद आगे जाते हैं तो हमारे पास कंट्रोल्स का एक सवाल आता है 10 नंबर का। अभी तक कोई रिटर्न आया नजर आया था, मगर अब वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहा, वो 6 नंबर का। अच्छा जी, उसके बाद आगे जाए, क्वेश्चन 5 हमें नज़र आया, रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशंस मांग रहा है। मुझे एक वर्ड मिल गया कंटिंजेंट, तो इसका मतलब है कि 37 से इसका आंसर हमने निकालना होगा। 5 का बी देखा तो वहाँ पे भी वो मांग रहा है प्रोसीजर्स और रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट। 8 नंबर का अगेन पेट सवाल। क्वेश्चन 6 देखा तो रिस्क का एक पेट सवाल मुझे नज़र आ गया, जो कि स्पॉटिफाई और एक्सेलरेट के साथ 9 नंबर का एक आपने टेस्ट किया। क्वेश्चन 7 देखा तो कुछ देखा देखा सा फील होना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह के 2 सवाल ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, जिसमें उसने आपको अजर्शन दी है और कहा है कि इसको पूरा करने के लिए हमने ये वाले प्रोसीजर्स लगा लिए हैं, और आपने बताना था कि ये ठीक है या नहीं, और इनके अलावा आप क्या मज़ीद काम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल जो कि आखिर में है, वो हमें क्रैमिंग दे रहा है फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 12। 5 3 8 4 12 और 6 ऊपर से पकड़ लें 18। तो 18 नंबर की क्रैमिंग हमें इस पेपर में मिलती है, जो कि पिछले से कम है। पिछले में कितनी थी? 23 नंबर की क्रैमिंग थी, और यहाँ पे हमें वो 18 नंबर की मिल रही है। देखते हैं कि कोई किसी पार्ट में मजीद कोई हो हमने मिस कर दी हो। अच्छा, तो ये भी सवाल बच्चों वाला ही है, मटीरियलिटी का, इतना मुश्किल नहीं है, मगर 18 नंबर के सीधे सीधे सवाल है। क्वेश्चन 7 कौन सा? नहीं, लॉजिक 12 नंबर का सवाल। 8 5 3 8 और 4 12, ये 12 और 6 जो हमने मिस कर दिए 220 वाला, उसको ऐड करके मैं 18 बना रहा हूँ जी। बाहर से आ सकते हैं? बाहर से हम? अच्छा, आइए ज़रा पहले 8 को व्यू करते हैं। ब्रीफली डिस्कस नॉन सैम्पलिंग रिस्क एंड एनोमली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, ऑल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क बता दें, उसकी एक एग्जाम्पल दे दें, और अनोमली डिफाइन करके उसकी एक एग्जाम्पल कोड कर दें। सिंपल। उसके बाद
An entity may ask the auditor to change the terms of audit engagement. What should the auditor do in that situation? चैप्टर कौन सा, सॉरी स्टैंडर्ड कौन सा? चैप्टर 2 का 210 प्री कंडीशन, कि वो अगर आपसे शुरू में कह दें कि भाई चेंज करनी है टर्म्स, तो आप क्या करेंगे? वो एक पूरा पैराग्राफ वहाँ पे बना आपको मिल जाता है 3 नंबर के लिए, और ये सवाल भी 3-4 दफ़ा आई टेस्ट कर चुका है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन कैम व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन एडवर्स ओपिनियन। तो क्या कैम आएगा? कैम आता है, आ सकता है, मगर यहाँ पे कैम लिखते हुए हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब ओपिनियन होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सप्रेसली कैम की तरफ जाएंगे तो हमारा यूज़र कंफ्यूज होगा कि हम अच्छी बात करें या हम बुरी बात, क्योंकि एक तरफ बुरी ओपिनियन है और कैम क्या होता है? एक अच्छी बात। तो ज़्यादा खुल के हम इसमें एक्सप्रेस नहीं करते, मगर कैम आएगा। एक चीज़ आपने अगर गौर की हो, चैप्टर 4 में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, सैम्पलिंग और एविडेंस है। सैम्पलिंग से काफ़ी टाइम से उसने लॉजिकल सवाल ने टेस्ट किया। यहाँ भी वो क्या पूछ रहा है? पिछले पेपर में भी उसने शायद सैम्पलिंग में से रट्टा ही पूछा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। है पिछले पेपर पास? देखें जरा, मुझे लग रहा है रट्टे में हुआ हुआ है, भी लग रहा है मुझे। क्या? हाँ, 3 फैक्टर्स। तो रिसेंट पेपर में भी सैम्पलिंग से कोई लॉजिकल सवाल नहीं टेस्ट हुआ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस सेशन में सैम्पलिंग एक लॉजिकल वे में टेस्ट किया जा सकता? पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, तो पहले आर में आपने क्या किया? पहले आर में आपने ये 3 सवाल और वो एक सवाल 6 नंबर का करके साइड पे कर दिया पेपर। पहले आर में मजीद हमें क्या अटेम्प्ट कर लेना चाहिए? कोड ऑफ एथिक्स का सवाल पढ़े जरा। क्या कह रहे हैं? Alia recently completed her chartered accountancy qualification and training from Rumi Iqbal and Company's chartered accountant। यानी कि आलिया वहाँ पे क्या होगी? ट्रेनी। यानी कि कैफ की स्टूडेंट होगी, उसने कैफ किया और आर्टिकल्स करने चली गई। During her training, Alia was mainly engaged in the audits of FMCG companies। अच्छा, ये 3 लाइनें पढ़ के कोई थ्रेड ज़हन में आ रहा? थ्रेड को ज़हन में आ रहा? नहीं। यानी कि अब जो भी होगा इन लाइनों में होगा। अच्छा, इन लाइनों में जाने से पहले ज़रा एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ेगा और से। रिक्वायरमेंट में एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, आपने थ्रेड्स बताने हैं और साथ बताना है कि थ्रेड किस फंडामेंटल प्रिंसिपल को इफेक्ट कर। शी इज़ करंटली वर्किंग विद एन ऑडिट क्लाइंट। अच्छा, ऊपर हम कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग उसकी हो गई है, यानी कि अब उसके आर्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं, अब वो फॉर्म के साथ अटैच नहीं है। करंटली वो जॉब कर रही होगी, फिर शी इज़ करंटली वर्किंग विद एन ऑडिट क्लाइंट हु अप्रोच्ड हर फॉर रिपोर्टिंग मैनेजर पोजीशन। One of the main reasons for her selection was her audit experience in the FMCG sector। जिस बेसिस पे उन्होंने इसको चूज़ किया नौकरी पे, वो उसका एक्सपीरियंस था जो कि उसने अपनी फर्म में गुजारा था इन FMCG सेक्टर, और करंटली उसका रोल क्या है? रिपोर्टिंग मैनेजर पोजीशन। The audit client who wants to employ her expects that she will help prepare a comparative analysis of certain financial aspects of the company using the data from the sector that she may have obtained during the course of her audits। इस पैराग्राफ को आप में से अगर कोई आसान करके बताए।
सवाल क्या है, सवाल में हो क्या रहा है? करंटली क्या वो एक जगह पे काम कर रही है? शी इज करंटली वर्किंग विद एन ऑडिट क्लाइंट हु अप्रोच्ड हर फॉर रिपोर्टिंग मैनेजर। ये ऑडिट क्लाइंट किसका होगा? उसी फर्म का होगा जहां पे वो पहले आर्टिकल्स कर रही थी। One of the main reasons for her selection was her audit experience in the FMCG sector. The audit clients who wants to employ her. ये क्या बात है? तो ऊपर तो वो कह रही है कि she is currently working. The audit client who wants to employ her expects that she will help prepare a comparative analysis of the certain financial things. और उसको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? प्रायर उसका एक्सपीरियंस। अब बताएं थ्रेड कौन सा आपको नजर आ रहा है? चलिए बारी बारी करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ रहा, फेमिलियरिटी नजर आ रहा, क्यों? चलिए 5 मिनट लें, 5 मिनट लें, डिसाइड करके बताएं थ्रेड्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। ले टाइम लें, सोचें, तसल्ली के साथ सोचें। यही तो मसला है, तभी तो आपको दिया। तभी तो आपको दिया करने के लिए। तो बस सोचे तो सही, सवाल में हो, तभी मैंने कहा था इसको कोई आसान करके बता सकता है। सिंपल मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या उसको एम्प्लॉयमेंट की ऑफर हो रही है? अब एम्प्लॉयमेंट की ऑफर कहाँ से होगी? क्या फर्म से हो रही है, क्लाइंट से हो रही है? क्लाइंट से हो रही है। शी इज करंटली वर्किंग विद एन ऑडिट क्लाइंट। इन्होंने ऑडिट क्लाइंट का वर्ड क्यों यूज किया होगा? हाँ, होता ये है कि आपके आर्टिकल्स खत्म हो गए, मगर जहाँ पे आप काम कर रहे थे, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे थे या जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे थे, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो चल रहा होता है, मगर आपके आर्टिकल्स ख़त्म हो गए। फर्म अक्सर कहती है कि यार इसको पूरा करा के आप चले जाना। अब इस नज़रिए के साथ इस सवाल को लेकर चलें। हाँ, मगर फर्म रिटेन नहीं ना कर रही, कर सकती है, ऑफर कंपनी दे रही है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल्स का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, मगर जिस पोजीशन पे इसको भेजा हुआ है वो क्लाइंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी चूंकि क्लाइंट चल रहा है, तभी वो लिखा हुआ है शी इज़ करंटली वर्किंग विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब इस पर्सपेक्टिव के साथ सवाल को बनाएं और मुझे बताएं थ्रेड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, सवाल ने सिर्फ थ्रेड्स मांगे हैं, सवाल ने सेफगार्ड्स नहीं मांगे ना? नहीं। देखें, अब अगर उसको क्लाइंट बुलाएगा तो उसका अपना मुफाद आएगा, फेमिलियरिटी भी डेवलप होगी, और सेल्फ रिव्यू कैसे होगा? वो ऑडिट थोड़ी कर रही है, वो तो पहले भी उनके लिए काम कर रही है, बाद में उनके लिए ही काम करना है, अपने काम को रिव्यू तो नहीं करना इन्होंने। तो सेल्फ रिव्यू तो नहीं है, एडवोकेसी भी नहीं है, कौन सा बच गया? इंटिमिडेशन। जब भी आपको नौकरी की ऑफर हो, इंटिमिडेशन थ्रेट एग्जिस्ट कर जाता है। जब भी आपको नौकरी की ऑफर हो, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या कर जाता है? आ जाता है बीच में। एक जगह पे आप नहीं, मैंने नहीं अभी नहीं पिना। एक जगह पे आप फर्म के भेजे हुए जगह से काम कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स पे गए, आपके आर्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं और आपको लग रहा है कि वही लोग मुझे काम पे भी रख लेंगे क्योंकि मुझे फर्म ने रिटेन नहीं करना। अब जब वो आपको काम पे रख सकते हैं तो वो आप पे दबाव डालेंगे, यार हमारा ये ऑडिट साफ करवाओ, फिर हम तुम्हें काम पे रखेंगे।
वरना काम पे नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से इंटिमिडेशन आप पे आ सकती है। तो थ्रेट्स मुझे मिल गए कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। अब अगला सवाल, कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हिट कर रहे हैं? देखिए उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, हर हाल में होगी। तो इंडिपेंडेंस का दूसरा वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स, सॉरी ये तीनों थ्रेड्स किस प्रिंसिपल को टारगेट करेंगे? ऑब्जेक्टिविटी को। फिर वो कहता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उसका पुराना डाटा जो उसके पास है वो यूज करेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कंपनी डाटा देती है, अपना पर्सनल डाटा देती है, तो वो आप बाकियों से शेयर, मगर जो काम आपने किया है, जो वर्किंग आपने की है, उनके डाटा पे वो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं और आगे उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, किसी के लिए यूज नहीं करवा सकते। अपने लिए कर सकते हैं, वो भी उसका नाम शाम बदल के, उसके वैल्यूज को चेंज करके, मगर वो बनी बनाई वर्किंग किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे आगे जाके क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। और बताएं। हाँ कर सकते। और बताएं। वो कैसे हिट होगा? नहीं, ऑब्जेक्टिविटी जो खराब हो गई उसकी। हाँ हाँ उस तरफ से आ सकता। और कुछ ध्यान में आ रहा है? देखते हैं आई कैप क्या कहता है। आई कैप को सुनते हैं, जरा पढ़िएगा। आई कैप ने क्या कहा? आई कैप कहता है आलिया हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब बाय द ऑडिट क्लाइंट। बाय द ऑडिट यानी कि उसी क्लाइंट पे जहां पे वो करंटली क्या कर रही है? काम कर रही है। देयरफॉर सेल्फ इंटरेस्ट है, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन है। और किसको हिट कर रहे हैं? स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्टिविटी को। इन ऑर्डर टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट ऑफर, आलिया मे ओवरलुक द ऑडिट इश्यूज। क्योंकि अब उसको अपना मुफाद किस में नजर आएगा? जॉब में। और जब उसने जॉब वहां पे करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा? खुश करने के लिए जो मसले करंट ऑडिट में आएंगे उसको क्या करना पड़ेगा? ओवरलुक, इग्नोर करना पड़ेगा। फर्दरमोर एज अ रिजल्ट शी वुड गेन फेमिलियरिटी विद द इंडिविजुअल्स, जो के साथ वहां पे काम कर रहे हैं, तो फेमिलियरिटी भी आ जाएगी। द ऑडिट क्लाइंट में ऑल्सो इंटिमिडेट हर टू ओवरलुक इश्यूज इफ शी इज एम्प्लॉयड बाय द ऑडिट क्लाइंट। यानी कि उसने फिर तीन जो थ्रेट्स बताए हैं उसकी हल्की हल्की से क्या दे दी है? एक्सप्लेनेशन दे दी है। नीचे कहता है द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड शेयर द डाटा। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लेकर आ रहा है किसके ऊपर? इंटेग्रिटी के ऊपर और कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर और साथ साथ प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर। और आगे वो बात कर रहा है उस प्रिंसिपल के ऊपर, कौन सा भला? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ऊपर कौन सा हिट हुआ? जब नौकरी लेनी है तो हिट कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिविटी। थ्रेट्स कौन से लग गए? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। और जब सवाल आया किस पे? कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, उस वक्त सेल्फ इंटरेस्ट और एक और भी था। हाँ ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट लगा किस पे? इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर। तो सेल्फ इंटरेस्ट ऊपर भी लग रहा है और नीचे भी लग रहा है। ऊपर किस पे हिट हो रहा है? और नीचे कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर हिट हो रहा है। कौन सी? लास्ट लाइन ऑफ therefore Alia might compromise her professional judgment due to biasness towards the audit client। अब अगर उसको एक गलती मिल रही है, एक मिसस्टेटमेंट मिल रही है, उसकी कोशिश होगी कि मैं इसको रिपोर्ट ना करूं, और उसकी कोशिश होगी कि मैं उनको खुश करने के लिए ये गलती या तो पी जाऊं या खुद ही से ठीक कर दूं, उन तक ये बात ना जाए। क्योंकि अब
इसका अपना मुफाद बीच में क्या हो गया अटैच, और मुफाद किस चीज़ का अटैच हुआ, वहाँ पे नौकरी करने का, वहाँ पे नौकरी करने का अटैच। डन। देखो अगर तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी, इसका मतलब है कि फिर तो वो एम्प्लॉयमेंट बन गई पक्की पक्की। जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया थ्रेट तब तक ज़्यादा होगा, क्योंकि जब उसने एक दफ़ा एक्सेप्टेंस दे दी इसका मतलब है थ्रेट पक्का है। बट जब तक वो इन प्रोसेस है, क्लाइंट भी परेशान है और फर्म भी परेशान है। नहीं अभी तक नहीं किया उसने, अभी वो सोच रही है। अच्छा जी, ये सवाल फिर आया था एक मटीरियलिटी के ऊपर। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है, डिस्कस कर लेते हैं। एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी है। अब आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी के लिए हमारे पास बेंचमार्क कौन सा होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अनलिस्टेड के लिए हमारे पास नेट एसेट्स या रेवेन्यू। मगर रेवेन्यू एक ख़ास तरह की कंपनी में लगता है, बल्कि दो तरह की। अगर एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट हो और दूसरी लॉसेज में हो। अच्छा, क्या इनमें से कोई कंपनी लॉसेज में है? लॉसेज और लॉस में फ़र्क होता है। एक साल में लॉस आया, पिछले साल में लॉस नहीं था, तो इसको हम लॉसेज नहीं कह सकते। तो नेट एसेट्स कहाँ पे यूज़ करूँगा, कंपनी बी में, और पीबीटी कहाँ पे यूज़ करूँगा, कंपनी ए में। पीबीटी के लिए मैक्सिमम बेंचमार्क क्या है और नेट एसेट्स के लिए क्या है, अप टू 3%, अप टू 3%। मुझे बताइए मटीरियलिटी कितनी होगी कंपनी ए की? 864 मल्टीप्लाई बाय, ये आती है 43.2। 864 मल्टीप्लाई बाय 5% क्या आ जाएगी, 43.2 ही आएगी। और कंपनी बी की क्या आएगी, 16 पॉइंट, आपने 571 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3% के साथ, 17.13। अच्छा, अप टू 3% है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, आपकी जजमेंट है। आप 1 के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं और 3 के साथ भी कर सकते हैं। किसको, अप टू को नहीं, आप ब्रैकेट में लिख दें इट इज माय जजमेंट, या इट इज द जजमेंट ऑफ ऑडिटर के, वो क्योंकि अप टू 3 है तो वो किसी के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। फिर आए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के ऊपर। ये एक्चुअल से कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। तो इसमें अगर 43.2 है मटीरियलिटी, तो परफॉर्मेंस इससे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कितनी नीचे करनी है, ये भी जजमेंट है। दिस इज ऑल्सो अ जजमेंट। पिछले साल हमें 9 मिलियन का एक मसला नज़र आ रहा था, तो कम से कम मुझे कितना कम करना चाहिए परफॉर्मेंस को, 9 मिलियन से, एटलीस्ट बाय 9 मिलियन, बट आप इससे ज़्यादा भी कर सकते। परफॉर्मेंस वाला ये डिपेंड करता है आपकी जजमेंट के ऊपर। आप कुछ भी, बस आपने इसको कम रखना है, एक्चुअल से कम रखना है। वो कितना कम रखना है, ये ऑडिटर की जजमेंट है। जितना चले, जितना रिस्क ज़्यादा है उतनी कम ज़्यादा होगी या कम कम होगी, कम कम होगी। और जितना रिस्क कम है उतनी कम ज़्यादा होगी। जितना सैंपल साइज ज़्यादा लेंगे, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम सेट करेंगे या ज़्यादा सेट करेंगे। सैंपल साइज ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कम करेंगे। और जब मुझे पता है कंट्रोल स्ट्रांग है तो काम कम करना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस ज़्यादा सेट हो जाएगी। नहीं, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या नॉट फॉर प्रॉफिट में, लॉसेज में। तो लॉसेज के लिए पिछले सालों में भी लॉस आना ज़रूरी था, सिर्फ करंट ईयर का लॉस है। अगर पिछले साल में भी होता फिर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर रेवेन्यू लेते हैं और लिख देते कि हम ले रहे हैं रेवेन्यू, बट नेट एसेट्स को भी लिया जा सकता।
भी उसमें मैं आ रहा था। लिस्टेड कंपनी के लिए मुझे बताइए गियरिंग रेशो, एक सेकंड, गियरिंग रेशो क्या होती है? रेशो मतलब फॉर्मूला बताए ना, इक्विटी ओवर डेट या डेट ओवर इक्विटी? फिर सोचना, इक्विटी ओवर डेट या डेट ओवर इक्विटी? डेट ओवर इक्विटी। जितना मेरा डेट ज्यादा होगा मेरी गियरिंग रेशो खराब होगी या अच्छी होगी? खराब होगी। 10 ओवर 90, यानी कि 10 डेट है और 90 क्या है? इस कंपनी में मेन मुफाद किसका होगा? लिस्टेड कंपनी में मेन इंटरेस्ट किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। उनके लिए डिविडेंड जरूरी होगा, और डिविडेंड के लिए इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, लोन इक्विटी। तो उनको ज्यादा डिविडेंड अगर मिलना है, उनका डिविडेंड किस पे डिपेंड करेगा? नेट एसेट्स पे, रेवेन्यू पे या पीबीटी पे? पीबीटी पे। तो फिर बेंचमार्क भी क्या होगा? पीबीटी। अब आए उधर अनलिस्टेड में देखें 85 और 15, यहां पे इंटरेस्ट किसका ज्यादा है, शेयर होल्डर्स का या क्रेडिटर्स का? अगर इनको लोन वापस नहीं मिलता तो ये किसको जल्दी से बेच सकते हैं? नेट एसेट्स को। तो बेंचमार्क भी क्या रखेंगे? नेट एसेट्स। डन? जी जी, हाँ जी। फिर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारा नहीं होगा, मगर वो सिर्फ आपका पार्ट ए में से नंबर काटेगा, पार्ट बी और सी का इशू नहीं होगा, पार्ट ए के नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने बेंचमार्क सही पकड़ा है मगर परसेंटेज गलत कर दी है, तो वो फिर उसके नंबर कटेंगे। क्योंकि अब किताब ने टेबल दे दी है, जब टेबल नहीं था तो ये सारी हमारी जजमेंट थी कि हम 2% रखें, 3 रखें, 5 रखें या 10 रखें। अब टेबल दे के उन्होंने आपको बाउंड कर दिया, नहीं हो सकता। फिर एक ऐसा सवाल जो कि कई दफा आ चुका, देखें इसके बारे में क्या राय है आपकी। 3A दिखने में छोटा है, छोटा है नहीं वैसे, क्योंकि सवाल में रिक्वायरमेंट एक नहीं है, 2 है। पहली क्या है बोला? एनालाइज ईच ऑफ द रिस्पॉन्सेस और रेकमेंड करें फर्दर कोर्स ऑफ। अच्छा, इसमें क्या आप पहले सबके रिस्पॉन्सेज और फिर सबके कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे या डेटर वाइज चलने की कोशिश करेंगे? डेटर वाइज। तो पहले बताएं ए बी के साथ क्या करना है, बी बी सी के साथ क्या करना है, सी सी डी और डी डी के साथ क्या करना है। बताइए क्या करेंगे आप ए बी के साथ? ना, क्या बैलेंस टैली हो रहा है? आपने सिर्फ कमेंट्स देखा है कि वहां पे 9 लिखा हुआ था, आपने कहा उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये तो गलत बात है ना, आई कैप भी तो फिर आई कैप है। सोच के बताएं क्या करेंगे डबल ए बी के साथ? हमने मैनेजमेंट ने कहा था बैलेंस है 12,336,990, हमने खत भेजा होगा किसका? 12,336,990 का। उन्होंने कहा इतना नहीं है, उनके मुताबिक बैलेंस है 10,556,990। डिफरेंस निकालें कितना आता है? 1,780,000। और कंफर्मेशन कब आ रही है? 28 जुलाई को। ईयर एंड कब का था? 30 जून 2023। डिफरेंस आ गया। क्या फौरन से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे शक करें? नहीं, पहले मैनेजमेंट से एक सवाल पूछा कि डिफरेंस आ रहा तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? 2 इसकी मेन रीजन हो सकती हैं, या गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने 1,780,000 की सेल बुक की हो मगर सामान उन तक ना पहुंचा हो, ये क्या हो जाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट। हो सकता है कि उन्होंने पेमेंट की हो 1,780,000 की मगर इनके अकाउंट में क्रेडिट ना हुई हो, तो ये क्या है? कैश इन ट्रांजिट। फिर ये भी तो हो सकता है कि इसने कोई चीज रिटर्न कर दी हो, सेल रिटर्न कर दी हो, तो उसकी तरफ से गुड्स इन ट्रांजिट है मगर मैनेजमेंट को नहीं मिली। तो गुड्स इन ट्रांजिट कैन बी सेल एंड इट कैन बी सेल रिटर्न एंड इट कैन बी अ कैश इन
ट्रांजिट ऑल्सो। अगर तो ये ऐसे है और मैनेजमेंट इसको ठीक कर देती है, इसका मतलब है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये मिस स्टेटमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करती और आपकी रिपोर्ट क्या बन जाएगी, साफ, अनमोडिफाइड। बट अगर मैनेजमेंट ने जान के इसको ओवरस्टेट किया था और अब इनके पास कोई रीज़न नहीं है 1780000 को साबित करने की, तो फिर फ्रॉड हल्का हल्का मेरे दिमाग में आना शुरू होगा। वहाँ पे मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे शक करना पड़ जाएगा। उस केस में मुझे बताइए, मिस अप्रोप्रिएशन है या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती, ये भी हो सकता है कि उनसे एरर हो गया, उनसे एरर भी हो सकता है। देखा ना, मिस स्टेटमेंट की दो वजूहत होती हैं, या फ्रॉड होगा या एरर होगा। अगर तो एरर है, इसका मतलब है कि वो फौरन से ठीक कर देंगे, और अगर फ्रॉड है तो ठीक करते हुए उनको क्या होगी, तकलीफ। अगर तो तकलीफ के साथ भी ठीक कर दें तो फिर हमें मसला है, फिर हमें मसला इतना नहीं है, मगर स्टिल हमें उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाएगा, फिर हम ज़्यादा स्केप्टिक होकर चल रहे होंगे आगे फर्दर काम में। और अगर वो ठीक ना करके दें फिर क्या करेंगे, फिर हमें उनकी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी। याद है, क्लियर है? हो सकता है, चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपने फिर उनकी इंटेग्रिटी पे तो डाउट करना ही करना है, और उनके पास कोई रीज़न भी नहीं है। देखिए ना, 1780000 एक हैवी अमाउंट है जो कि ठीक होनी चाहिए, मगर वो ठीक आपको करके नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स कि कोई ना कोई गड़बड़ उन्होंने बैक एंड पे की हुई, कोई ना कोई कोलूजन है, तो फिर फ्रॉड के जुमरे में जा सकती है। बीबीसी के बारे में क्या राय है आपकी, सोच के बताइएगा। $50,997,000 का बैलेंस था जो कि हमने भेजा कि कंफर्म करो। उन्होंने कुछ कंफर्मेशन दी, नहीं दी। कंफर्मेशन रिसीव डेट कोई आ रही है, नहीं आ रही है। कमेंट्स में कुछ आ रहा है? अब सवाल ये है कि क्या ये नेगेटिव थी या ये पॉजिटिव थी? नहीं। जब इस तरह का टेबल बनता है ना, तो बनता पॉजिटिव के लिए हमेशा। किताब खोली हुई, किताब खोलेंगे, चैप्टर पे जाए, चैप्टर में एक लाइन लगी होगी ऊपर, इस जो इसका टेबल है ना वहाँ पे, उसके ऊपर एक लाइन पड़े, ये टेबल कब बनता है? दिखाओ, दिखाना। चैप्टर 9, वो जो 4th लिखा हुआ है, 4th पॉइंट, उसके आगे कुछ ब्रैकेट लगी होगी, मिला? 4th पॉइंट नहीं मिला? ब्रैकेट में क्या आ रहा है? विद पेज नंबर क्या, 72 पे आप खड़े हैं, तो 4th हेडिंग नहीं मिल रही आपको? मेहरबानी आपकी। तो ये टेबल बनेगा किसके साथ, पॉजिटिव के साथ बनेगा। अब सिंपल सा केस है, वहां से जवाब आपको नहीं आ रहा, तो क्या करें, छोड़ दें? सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम से ऑल्टरनेट पे नहीं जाना, पहले फॉलोअप करेंगे, और अगर फॉलोअप करने के बाद भी जवाब नहीं आ रहा, फिर क्या लगाएंगे? तो ये जितनी बातें किताब में लिखी हुई सारी की सारी आप उठा कर लिख देनी है। तो वो ऑल्टरनेट में जाएगा ना, पहले आप करेंगे फॉलोअप, अगर तो फॉलोअप से जवाब नहीं आ रहा फिर आप लगाएंगे ऑल्टरनेट। मगर एक दफ़ा मैनेजमेंट से पूछेंगे ज़रूर कि इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस वाकई में ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब आप फॉलोअप करेंगे तो दो इम्पैक्ट सामने आएंगे। अच्छा एक सेकंड, फॉलोअप करेंगे कैसे? कॉल पे, ईमेल पे। आपने कॉल की, कॉल करके कहा कि जनाब आपको खत भेजा हुआ, अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। उसके दो जवाब आ सकते हैं, हमें टाइम नहीं मिला या हम तक कोई खत आपका रिसीव नहीं हुआ।
तो अगर कोई ख़त आपका रिसीव नहीं हुआ तो आप एकदम से पूछेंगे यार अच्छा आपका एड्रेस यही है। अगर तो एड्रेस के साथ एड्रेस मैच कर रहा है फिर तो मसले वाली बात नहीं है, फिर कसूर किसका होगा? कोरियर का, जिसने आपका ख़त उन तक पहुंचाया ही नहीं। बट अगर एड्रेस ही फ़र्क आ गया फिर आप इंटेग्रिटी पर डाउट करेंगे किसकी? मैनेजमेंट। ये बातें लिखी हुई किताब में। सीसीडी टैली हो गया मगर जवाब किस पे आया? आप बताएं क्या करेंगे? टैली तो हो गया। खत वर्सेस ईमेल, जल्दी हैक कौन हो सकता है? ईमेल। अगर आपने खत को हैक करना हो ना तो जब आपको खत रिसीव होगा तो या तो वो फटा होगा या उसमें कटिंग हुई होगी या उसमें कोई ना कोई ब्लैंको चली होगी, तो वो सामने जाहिर हो जाएगा बड़ी आसानी से। ईमेल एक ऐसा तरीका है जो कि मल्टीपल एग्जिस्ट करती हैं, और कभी कभी ईमेल में अगर आप ओ की जगह पे यू डाल दें, डबल ए कर दें, तो वो इतनी आसानी से सामने नहीं आती कि ये ईमेल वाकई में उनकी ऑथेंटिक वाली है भी या नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस तो टैली हो रहा है मगर मुझे डाउट आएगा किस चीज़ पे? रिलायबिलिटी पर। डाउट ऑन, तो जो किताब में बातें लिखी हुई हैं डाउट ऑन रिलायबिलिटी वाली, वो यहाँ पे छाप देनी है। तो ये तकरीबन रट्टे वाला सवाल असल में इस तरह का सवाल जब 4 दफ़ा के आपने दिया है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा उनको तैयार करके आया होगा, और ये रट्टे वाला सवाल ही है, आप इसको लॉजिकल सवाल काउंट ना करें। डीडी में क्या हो रहा है? तो फोन पे जो कंफर्मेशन होती है वो मानी जाती है। आप उनसे क्या कहेंगे? हमें क्या करो, लेटर ही लिख के भेज। चले, ये जरा सवाल अब आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, इसका बी पार्ट। मुझे बताएं रेंट के सब्सटेंटिव क्या होंगे, और जो जूनियर भाई साहब ने एक फनकारी मारी ऊपर, वो फनकारी कहाँ तक ठीक है कहाँ तक ख़राब है। योर टाइम ऑफ 10 मिनट स्टार्ट नाउ। सोचें। सवाल नजर आ रहा है ना सबको? जूम कर दूंगा? रिक्वायरमेंट आउट हो जाएगी। अब सही। से कहना मुझे पानी पिलाना। आपको 10 मिनट दिए, मैं 10 मिनट के बाद पूछूंगा आपसे। अभी टाइम आपका है। तो जल्दी से सोचना इसके ऊपर।
5 मिनट रह गए। टक्कर मार रहे हैं सवाल पे, टक्कर मारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक दिमाग को हिलाएंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा सवाल करने में। 2 मिनट। शुरू करें। जूनियर को कहा गया कि तुमने रेंट एक्सपेंस का एरिया देखना है, तो जूनियर ने क्या किया, पिछले साल का निकाले बराबर किंग पेपर्स, वहाँ पे रेंट एक्सपेंस आ रहा था 19,875,890, और इसको पता चला कि हर साल 10% रेंट बढ़ जाता है। इसने कहा अच्छा, इसको एक काम करते हैं, 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर बना 21863,479। इसने कहा अच्छा 21863,479 आ रहा है, और फाइनेंशियल जब जाके देखा तो वहाँ पे लिखा आ रहा था 21,990,120। इसने कहा फ़र्क कितने का है, 126,441 का, बिलियंस में अकाउंट बने होंगे, इममटेरियल। उसने उसको इममटेरियल की टोकरी में डाल दिया। इत्तफाकन ये कुछ हुआ है, वो दो चीज़ें भूल गया कि 2 नए दुकानें खुली और 10 नई दुकानें बंद हुई हैं। अच्छा, बंद ज़्यादा हो रही हैं या कम? ज़्यादा। तो रेंट कम होना चाहिए था या ज़्यादा? कम होना चाहिए था, क्योंकि नेट इफेक्ट कम की साइड पे ज़्यादा है। तो भाई साहब ने ये वाला इम्पैक्ट क्या किया, टोटली इग्नोर, और क्या अप्लाई किया, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिससे जो रिजल्ट आया 126 का, उसको लगा कि ये क्या है, इममटेरियल सा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो उसकी गलती कहाँ पे हुई, इसने ये दोनों को इग्नोर मारा। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए थे, देखते हैं क्या क्या कहता है। पढ़े। आपने कुछ नहीं करना था, सिर्फ पूरे सवाल को आसान अंग्रेजी में लिखना। यहाँ तक तो सारे पहुंच गए होंगे। और जवाब में भी क्या लिखना था, आसान अंग्रेजी। इन द गिवन सिनेरियो द ऑडिट जूनियर हैज रिलाइड ऑन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। उसने क्या किया, उसको पकड़ के 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया वो तकरीबन मैच कर रहा था। उसने क्या नहीं किया, जितनी बातें अभी उर्दू में की हैं वो सारी बातें इंग्लिश में आ जाएंगी। कर सकता था, मगर 3 नंबर करने के लिए उसने फैला दिया। अब वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपकी सारी अंग्रेजी हो। आप इसको एक पैरा में करके भी मुका सकते हैं, आप इसके 3 बुलेट्स बना के भी उसको मुका सकते हैं, बट वो 3 बातें कम से कम इतनी गहरी हो कि तीनों एस्पेक्ट को डिस्कस ज़रूर कर रही हो। पहला, इसने 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करके करीब करीब ले आया। दूसरा, जो स्टोर्स क्लोज ज़्यादा है उस इम्पैक्ट को
इग्नोर मारा, और तीसरा वो डिफरेंस कहाँ पे डाल दिया, इमटेरियल में। और उसके बाद क्या सवाल है, सब्सटेंटिव फॉर, पढ़ लें। रेंट एग्रीमेंट देखा जा सकता है, जिसको दुकानें बेची हैं और उसको रेंट पे दी हैं, उसका एग्रीमेंट वेरीफाई कर ले, उस बंदे से जाके पूछ ले कि आपका रेंट कितना चार्ज किया जा रहा है। रेंट कहाँ पर आ रहा होगा, बैंक में, बैंक स्टेटमेंट चेक की जा सकती है, वो भी वेरीफाई किए जा सकते हैं। फिर ये जो 10 रेंट की दुकानें बंद हुई हैं, इसकी क्या रीज़न है, ये वेरीफाई किया, जी ये वेरीफाई किया जा सकता है जी। मगर उसने काम गलत किया ना, उसने जो डिफरेंस डाला है इमटेरियल का, अब असल में ये रेंट कम होना चाहिए था और हैवी अमाउंट से कम होना चाहिए था, क्योंकि 8 दुकानें क्या हुई हैं, बंद हुई हैं। उसके नज़दीक जो डिफरेंस है वो क्या है, इमटेरियल, हालांकि वो इमटेरियल नहीं है, इट शुड हैव बीन मटीरियल, तो वो उसने खराब काम किया। तो कोई बात नहीं, आप 3 लिख दें, आई कैन कुछ भी हालांकि उसने 3 बोल्ड भी किया था, बट आपकी सहूलत के लिए उसने कहा मैं 4 बताऊंगा बच्चों को। नहीं, इसका कोई लिंक नहीं था ऊपर, आप कुछ भी बता दें। हाँ, ये जनरल था, दिस इज जनरल क्वेश्चन नॉट लिंक्ड विद अबव, अदरवाइज वो कहता कि ऊपर वाले को देखते हुए मुझे इसके सब्सटेंटिव बताएं। चले रिपोर्ट्स पे चलते हैं। नहीं निकाल पाएंगे अनलेस कि आप अज्यूम करेंगे हर दुकान का रेंट सेम है, फिर आप निकाल पाएंगे, मगर टोटल शॉप्स अवेलेबल नहीं है। अज्यूम कर लें वो 100 है, फिर निकालते रहे, मगर एग्जाम में करने बैठ जाइएगा, ये काम भूल जाएंगे। शाबाश। हाँ, इस तरह के पंगे क्लास में लिए जा सकते हैं, घर भी लिए जा सकते हैं। नींद नहीं आ रही, चलो ये काम करते हैं बैठ के। MAB लिमिटेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सवाल, पढ़िएगा गौर से, पहले आप पढ़ें फिर हम देखते हैं। MAB, ईयर एंड 30 जून है और फाइनेंशियल्स कब बन रही हैं, 1 सितंबर को। दोनों डेट्स पे गौर होना चाहिए आपका। जुलाई अगस्त 2 महीने के बाद। कुछ सवाल पहले पढ़ रहे, करें। अब इसके लिए IAS 37 आना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी और व्हाट इज अ प्रोविजन, दोनों में डिफरेंस, इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी क्या होती है, फ़र्क होती है।
कंटिंजेंट लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोज, और प्रोविजन को एडजस्ट भी कर रहे होते हैं और उसका डिस्क्लोजर भी आ रहा होता है। सवाल ने ये कहा कि 1700 का आपका क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 10 सितंबर एक केस चला आ रहा था, was decided against the company resulting into liability of 500 million to the taxation authorities। यानी कि 10 सितंबर आपके ईयर एंड के बाद, फाइनेंशियल्स के बनने के बाद एक केस का फैसला हुआ जिसकी वजह से 500 मिलियन की लाइबिलिटी आप पे पड़ गई। दिस वॉज प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड, यानी कि जो आपके साल के फाइनेंशियल्स बने हुए थे उसमें ये चीज़ आ रही थी एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, यानी कि ये कंटिंजेंसी के साथ आ रही थी कि हम पे चार्ज हो भी सकता और चार्ज नहीं भी हो सकता। तो वहाँ पे इसका क्या आया होगा, डिस्क्लोजर। कंपनी की जो लीगल टीम है इज ऑफ द व्यू दैट द लाइबिलिटी वुड अमाउंट टू 150 मिलियन एंड दे हैव डिसाइडेड टू फाइल एन अपील टू अ हायर जुडिशियल फोरम। उन्होंने कहा हम इस 500 को नहीं मानते, मगर 500 में से कहाँ तक हम मान सकते हैं, 150 तक, और बाकी के लिए हम क्या करेंगे, अपील करेंगे। मुझे बस इतना बता दें कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट है। कितना वो लोग मान रहे हैं, प्रॉफिट को 150 से कम होना चाहिए। अगर आपने एडजस्टमेंट डालनी है और उतनी लाइबिलिटी अब आपने पे करनी है, एक्सपेंस बना के, लिटिगेशन एक्सपेंस बनानी पड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट पे। तो मेरा प्रॉफिट अब 1700 नहीं रहेगा, कम होके हो जाएगा 1550, और जो बाकी का 350 है वो अब फाइनेंशियल्स में कहाँ पे नजर आएगा, एज अ कंटिंजेंट। और जो पुरानी 500 की कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर पहले से आ रहा है वो ख़त्म करके अब हमें कितने का डालना पड़ेगा, 350 का। मगर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बंद नहीं हैं, ये बन चुकी हैं, बन चुकी हैं। इशू लिखा हो गई है, इशूड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फेज कौन सा है, फेज 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने डाटा को वापस मंगवाना पड़ेगा और उसके बाद अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, प्रॉफिट कम करेंगे विद 150 और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को 500 से गिरा के कहाँ पे लेके जाएंगे, 350 पे लेके जाएंगे। तो 560 कवर हुआ यहाँ तक। अब आ जाए 705 में घुसे। अब अगर वो ठीक करते नहीं करते फिर क्या होगा, और इसके साथ OMP भी आएगा और UMP भी आएगा। OMP क्यों आएगा, क्योंकि आपने रिपोर्ट वापस मंगवाई और नई रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। और UMP क्यों आएगा, क्योंकि अब आपको वो रेलेवेंट डिस्क्लोजर पे एम्फसाइज करना पड़ेगा कि भाई ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी खड़ी हुई है। सर जी ये देखिए आगे आपने क्या किया है, फनकारी चेक करें उनकी 7 नंबर उन्होंने पूरे कैसे किए। तभी मैंने साथ ही इसका सोल्यूशन खोल लिया था, मुझे पता था एक जवाब आएगा। देखें जरा, इसको रीड करें, इसको रीड करें। इसे कहते हैं 560 को 705 के साथ जोड़ के पूछो। अब बच्चे शायद इसको 560 तक लेके ना गए हों, या शायद 560 तक ले गए हों, 705 में ना गए हों, या 705 में आ गए हों और परेशान हो रहे हो कि करना क्या। तो वैसे हिंट उसने दिया था शुरू की लाइन में, जब खाली सवाल हो ना 705 का, तो ये नहीं बताता कि फाइनेंशियल इशू हुई है या इशू नहीं हुई, वो सिर्फ क्या बताता है, ईयर एंड। अगर हम सवाल देखें तो सवाल ने क्या कहा था, 1 सितंबर। खाली 705 के सवाल में वो कभी भी इशू का वर्ड यूज नहीं करता, वो सिर्फ क्या बताता है आपको, ईयर एंड। ये जो दूसरी डेट है ये इसलिए दी जाती है कि आप फेज A, B और C में डिफरेंस कर सके कि आप कौन से फेज में खड़े हैं, एक्टिव में खड़े हैं या पैसिव में खड़े हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें। सुकून से पढ़ें।
हो गया हमने कर दिया। इस पे क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने इंटीमिडेट किया होगा कि 2 महीने में पूरा करो? ज़्यादा दूर नहीं जाना। वो पूछ भी वो नहीं रहा, वो पूछ क्या रहा है, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बता रहा है। तो आपने 705 और 560 की हद में रह के खेलना, बहुत दूर की नहीं पूछनी। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, इसके ये कौन बताएगा? 7 नंबर पूरे नहीं करना क्या? नहीं, एक सेकंड है ना, ये पार्ट ए पार्ट भी फर्क नहीं है कि है? अच्छा ठीक है, उसका पार्ट, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? अच्छा हो गया। हाँ जी, पार्ट बी पे चलते हैं, असलम पे चलते हैं। जी जी, इफेक्ट कौन सा? मैंने इसलिए आपको तब भी कहा था कि आपने अपने पैटर्न से नहीं हिलना। हमारे पैटर्न में सबसे पहले क्या था? मटीरियलिटी। वो कितनी आ रही है? 23%। उसको निकालने के लिए आपको पहले क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करेंगे आप इस 23 तक नहीं पहुंच पाएंगे। निकाल दी। उसके बाद आपने पूरा केस समझा दिया, उसके बाद आपने रिपोर्टिंग इंडिकेशंस के ऊपर बात करनी, और एंड पे क्या बताना? मजीद जो चेंजेस आ रही हैं। पार्ट बी हो गया, जो स्टेप दिए मैं चारों आपने उसी पे रहना है। पार्ट बी देखें जरा, एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। कुछ भी ना आता हो, पार्ट 1 बड़ा आसान है। आप क्या नींदर आई तो जूस में कुछ था तो नहीं? सजीव सिंपल कह रहा है डिफरेंस इन द फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड कौन सा? रिपोर्ट की बातों को नीचे पूछ रहा है। खैर पार्ट बी पढ़े, मुझे बताएं क्या करना है इसका। देखो ना, असलम हैज बीन असाइंड द रोल ऑफ ऑडिट मैनेजर। कंपनी का नाम क्या है? एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। जब आप उसके ड्राफ्ट एफएस को रिव्यू कर रहे थे तो असलम ने आइडेंटिफाई किया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज इन द ड्रिलिंग, ठीक है। जो रीवैल्यूड अमाउंट कंपनी ने निकाल कर दी वो कितनी है? 4000 मिलियन। हमें शक हुआ, हम अपना बंदा लेकर आए, हमारे बंदे ने कहा 4000 नहीं, कितनी है? 3500। कंपनी ओवरस्टेट है, अंडरस्टेट है? ओवरस्टेट है। कंपनी 4000 कह रही है, आप कितना कह रहे हैं? 3500। तो फर्क कितने का आ गया? 500 का आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2500 मिलियन। 2500 का निकाले 5%, क्या आता है 5%? नहीं, 2500 का 5% क्या आएगा? 125। मसला कितने का? 500 का, यानी कि 125 से 500 ऊपर जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स? 4 गुना ऊपर जा रहा है। 125, 250, 375 और 500, 1/4। इसका मतलब है कि इट वुड बी मटेरियल नॉट परवेसिव, पहली बात तो ये। और अगर वो ठीक कर दें, इफ द डिफरेंस वाज इज नॉट एडजस्टेड, तो आपने जो ठीक करने वाली कहानी वो बताने की जरूरत। तो अगर वो ठीक नहीं करते रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? क्वालिफाइड रहेगी, मटेरियल है, मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? मिसस्टेटमेंट है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट आप इशू करेंगे। रेफरेंस टू उसका क्या करना?
डाल देंगे, डालना तो ज़रूरत वैसे उसकी है नहीं। देखते हैं आई कैप क्या कह रहा है। आई कैप को पढ़ लेते हैं, आई कैप भी तो है हमारे पास। पढ़े इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। अब ये तो मुश्किल नहीं था मेरा ख्याल से, 3 नंबर ही मुश्किल थे। तो पेपर में मार्क्स होते हैं पास होने के लिए। पता है आई कैप ने ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट था? 37%। और सबसे खराब रिजल्ट किस सवाल का? क्वेश्चन 5 का। वो कितने दे रहा है? और हम सवाल अभी कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन 5 ही कर रहे हैं। देखते हैं 5 में बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब तो सवाल वाइज चलते हैं ना। 5A, ये जो भी हमने देखा 560 के साथ, examinees wasted their time in evaluating the scenario and mentioning audit procedures that were not required. The only requirement was to discuss the reporting implications. वो क्या लिखते रहे बैठ के? Procedures. Examinees did not realize that the audit reports need to be reissued and therefore an emphasis needs to be included in the audit report. Examinees ने emphasis भी नहीं बताया subsequent event वाला, और solely नहीं, examiners also did not mention the emphasis of matter paragraph should convey that the procedures on subsequent event are solely restricted to the amendment of the financial statements. बच्चों ने ना OMP का जिक्र किया ना EOMP का जिक्र। और पार्ट 2 में क्या मसले हैं? शायद बच्चों ने वहाँ पे लिख दिया हो तभी उसने बात नहीं की, बता तो करनी है ना। Examiners mentioned general procedures for hiring an expert and some procedures related to fixed assets. However, the requirement of the question was to mention the audit procedure to address the difference in fair value. Examiners mentioned both options, expressing a qualified or adverse. हालांकि वो adverse वहाँ पे बनती नहीं थी, क्योंकि adverse की एक और शर्त भी होती है, मल्टीपल अकाउंट्स को हिट करना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल को हिट नहीं कर रहा था। अच्छा जी, चले रिस्क खेलते हैं। रुस्तम लिमिटेड, रुस्तम ही है ना ये? हाँ, पहले स्पॉटिफाई करते हैं। और तो ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं, बट एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या याद करेंगे आप लोग। कहने ज़रा स्पॉटिफाई के निकाल के बताएं मुझे ऑडिट रिस्क क्या है और BR क्या है।
हाँ जी, हुआ स्पॉटिफाई? क्या इशूज है स्पॉटिफाई के साथ? पहले 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 बारे बारे चलते हैं। तो ऑडिट टीम हैज स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ रुस्तम लिमिटेड। तो आपकी कंपनी कौन सी जिसका आपने काम करना है? क्या? आरएल। आरएल एक स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। ईयर एंड क्या है? 30/6/2023। आरएल होल्ड्स कॉन्ट्रैक्ट विद टू वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड। आरएल किसके साथ जुड़ी हुई है? एक स्पॉटिफाई के साथ और एक एक्सेलेट के साथ। यानी कि इनके लिए ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ आरएल सेल्स कंप्राइज एक्सपोर्ट टू दीज टू ब्रांड। अब आए स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई वॉज द मेन स्पॉन्सर ऑफ अ टॉप रैंक फुटबॉल टीम एसोसिएटेड विद द जर्मन फुटबॉल क्लब, और इनकी पार्टनरशिप एंड हो रही है 31 दिसंबर 2022 को। कॉन्सिक्वेंटली जो आरएल का एक प्लांट था जो कि स्पॉटिफाई के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करता था, अब वो नॉन ऑपरेशनल है फॉर 6 मंथ्स। ये यूनिट 2020 में लगाया गया था और नीयत क्या थी कि ये सिर्फ किसकी डिमांड पूरे कर रहा होगा? स्पॉटिफाई की। आरएल intends to sell the inventory in the local market. However, मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट्स भी आके सस्ते बिक रहे हैं, उसके काउंटर पार्ट्स भी काउंटरफीट भी बिक रहे हैं। काउंटरफीट क्या होते हैं? फेक प्रोडक्ट्स, सस्ते प्रोडक्ट्स। मुझे बताइए बिजनेस रिस्क क्या होगा? पहली बात तो ये है कि हमें परेशान होना चाहिए कि हमारी सेल कम है, क्योंकि हमारा कस्टमर हमें छोड़ के जा रहा है, हमारी सेल कम हो जाएगी। सीईओ का परेशानी होगी कि उसकी सेल कम है। क्या सेल का इम्पैक्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जाएगा? वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा? तो डिविडेंड भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। फिर बीआर एक ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो पड़े पड़े ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो मार्केट में बिक नहीं रही, क्योंकि मार्केट में क्या है, उसके सस्ते काउंटर पार्ट्स अवेलेबल हो गए। इम्पेयरमेंट, प्राइस कम करना, वो ऑडिट रिस्क है, वो ऑडिट रिस्क है। जब आप बीआर सोच रहे हैं तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं सोचना, ये रूल रख रहे हैं। और जब आप ऑडिट रिस्क निकालने बैठे तो आप क्या बन जाएंगे? फिर आपने सोचना है कि कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खराब हुआ यहाँ पे। मैंने इतना भी जोर से नहीं बताया था। अच्छा जी, तो अब आए जरा टूवर्ड्स ऑडिट रिस्क। पहला रिस्क, प्लांट मेरा बंद पड़ा 6 महीने से, प्लांट की वैल्यू गिर रही होगी, IAS 36 की इम्पेयरमेंट, पता नहीं मैनेजमेंट ने ठीक से रिकॉर्ड किया या नहीं की, ये मेरा क्या बन जाएगा? ऑडिट रिस्क। इन्वेंट्री, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और कुछ ज़हन में आ रहा है? हाँ, ये अपनी सेल को ओवरस्टेट कर सकते हैं ताकि इनके शेयर होल्डर्स इनको छोड़ के, तो ऑडिट रिस्क क्या हुआ? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यस, उसके भी आ सकते हैं, IAS 21 की इम्प्लीकेशन लग सकती। डन। नीचे आए सर एक्सेलरेट। हाँ, 6 महीने के लिए वो प्लांट मेरा बंद रहा है। गोइंग कंसर्न के बारे में ये कहा जाता है कि अगर तो बहुत सारी रीजंस हों तो आप जाए इनटू वर्ड, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम है। जब आपने उसको हिट कर दिया तो फिर पीछे वालों की औकात ख़त्म हो जाती है। जब आपने कहा कि कंपनी नहीं बंद होना है तो फिर जहन में क्या रहेगी? कंपनी का बंद होना, और बाकी चीज़ें जो बाकी फैक्टर्स हैं वो फिर उस से आउट हो जाते हैं। तो जब तक सवाल में मल्टीपल बातें ना की हों, जब तक सवाल खुद ना ख्याल हो कि उसकी गोइंग कंसर्न डाउट पे है, तब तक आपने उसकी तरफ नहीं जाना। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, पता नहीं कल या परसों की बात है, उसने बड़ा प्यारा सवाल किया। कहता सर ये जो बॉयकॉट चल रहा है, आपको लगता है कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान की गोइंग कंसर्न डाउट पे है? डाउट पे? ये बॉयकॉट सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक चल रहा है। आप जाएं, चाहे सुबह के टाइम जाएं, शाम में जाएं, दोपहर में जाएं, आपको बैठने की सीट नहीं मिलेगी वहाँ पे। अब दूसरी बात ये कि वो आज से काम कर रहे हैं,
उनकी देखें गोइंग सन आउट पे कब होगी, जब लाइबिलिटी ज़्यादा और एसेट्स मेरे कम है। उनके एसेट्स बहुत ज़्यादा है, उनको आप 2 महीने के बाइकआउट से कम नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर ये एक कंपनी छोड़ के जा रही है तो ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो गोइंग आसानी इतनी आसानी से डाउट पे नहीं आएगी। एक्स रेट देखें, इसके बारे में बताएं। एक तो वो फ्लक्चुएशन आएगी उसमें IS-21 वाली, वो तो आनी ही आनी है, वो तकरीबन हर सवाल में होती है। जिस सवाल में वर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया इट मीन्स कि हमने IS-21 को जहन में रख के बैठ जाना है। और बताएं, तब आएगी ना। उसका BR क्या, एक सेकंड, उसका BR क्या होगा? हाँ, इंपोर्ट किसी भी टाइम पे गवर्नमेंट बंद कर सकती है, रोक सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका BR बन जाएगा। और AR क्या होगा? IS-21 वाली बात है। फिर क्या, एक और मसला भी होता है, तकरीबन हर सवाल में कोई ना कोई इंसिडेंट अकर हुआ होता है इंजरी का, ये इस सवाल में भी है। फिर आगे एक और सवाल है टूरिज्म वाला, उस सवाल में भी आएगा। तो कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो हर सवाल में आपको मिलने को तैयार है। लिख लें, मैं एक लिस्ट लिखवाता हूँ आपको, BR, जो कि तकरीबन हर सवाल में आपको मिल जाएंगे, तकरीबन। कंपनी की प्रोडक्शन कम हो रही होगी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन, ये कॉमन है, कॉमन बिजनेस रिस्क, जो कि तकरीबन हर सवाल में आपको नजर आ रहे होंगे। रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, रिडक्शन इन, कुछ ले आओ पेपर, तुम भी लिखने लगे हाथ, तुम्हारे भी काम आ जाएगा। लिखें कॉमन बिजनेस रिस्क, जो कि हर सवाल में पाए जाएंगे। रिडक्शन इन प्रोडक्शन, पहला पॉइंट तक मुकरने दो, सेकंड पॉइंट भी आ जाता है। आ रहा हूँ। पहला क्या था? रिडक्शन इन प्रोडक्शन, रिडक्शन इन रेवेन्यू, प्रोडक्शन में कमी आएगी, रेवेन्यू में कमी आएगी, शेयर होल्डर्स अपना शेयर निकाल रहे होंगे, शेयर होल्डर्स विड्रॉ कर रहे होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर डिमांड नहीं होगी, फ्यूचर डिमांड खत्म हो रही होगी या कम हो रही होगी, MFA पढ़े साथ साथ। MFA में कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो वर्किंग कैपिटल रिकवर नहीं होगी जब आपकी प्रोडक्शन भी कम है, सेल भी कम है, तो जो आपने साल के शुरू में पैसा लगाया वर्किंग कैपिटल, वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। दीज आर ऑल द कॉमन बिजनेस रिस्क। आपकी प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो सकती हैं, सारे कॉमन है। आपकी प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंजरी या किसी को के साथ बैड हेल्थ के मसले आ सकते हैं अगर आप एक्सपायर माल यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो उस सर्विस की वजह से किसी को इंजरी, कोई ट्रॉमा आ सकता है। हाँ, मैं पहले एक लिस्ट तो पूरी करवा लूँ, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। अच्छा आगे चलें, ज़रा आगे लिखें।
कंपनी को स्ट्रॉन्ग, आप कह रहे हैं कि कंपनी को लिटिगेशन से बचने के लिए एक पूरी वकीलों की टीम खड़ी करनी पड़ती है। लिटिगेशन कॉस्ट हाई हो रही होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है अगर आपने इंपोर्ट किया और गवर्नमेंट इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ा दे। और एंड पे अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज आने शुरू हो गए हैं तो गोइंग कंसर्न डाउट पे हो सकती है। किससे पहले कौन सा, क्या लिखा है मैंने? इंजरी। अब लिखिए ऑडिट रिस्क। हाँ, अब लिखें ऑडिट रिस्क। शुरू करते हैं स्टैंडर्ड वाइज। IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। हाँ लिख लें इसमें। IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। उसके बाद देखिए IS16 में एसेट अगर रीवैल्यू हो रहा है तो उन्होंने शायद रीवैल्यूएशन ठीक की है या नहीं की, और अगर रीवैल्यूएशन लॉस है तो मैं कहाँ पे रहूँगा, 16 में या 36 में? पहली दफ़ा रीवैल्यू करवाने पे अगर लॉस आ जाए तो 16 डील करता है या 36 डील करता है? पहली दफ़ा रीवैल्यूएशन करने पे अगर लॉस आ रहा हो तो वो IS36 में चली जाती है कहानी, वो 16 में नहीं जाती। गेन के बाद अगर लॉस आ रहा तो वो 16 है, बट अगर फर्स्ट टाइम भी लॉस है तो वो IS36 है। हाँ, मैंने कहा अगर पहली दफ़ा रिवैल्यूएशन कराई और वो उसमें लॉस आ गया, और मैंने IS2 की बात की। अकाउंटिंग उन्होंने सही से की या नहीं की? वो जो एंट्री होती है सरप्लस की, क्या होती है उस एंट्री? एसेट डेबिट, और आगे वो कहाँ पे जाता? साल के एंड पे। अगर तो रीवैल्यूएशन साल के शुरू में है तो आपने एंट्री पास करनी है एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट, और साल के एंड पे एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? वो सरप्लस कहाँ पे जाएगा, कितना सारा? उसमें से डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा, और फिर जो बच जाएगा वो जाएगा कहाँ पे? OCI आती है। ऑडिट फेल नहीं कराता। ऑडिट क्या फेल कराता है? अकाउंटिंग फेल कराती है। अच्छा खैर, IS16 का मसला, IS36 का मसला आ सकता है। फिर अगर उन्होंने बोरोइंग की है तो IS कौन सा, 23 कि उन्होंने बोरिंग कॉस्ट सही से कैपिटलाइज किया नहीं की, कैपिटलाइजेशन रेट सही से निकाला या नहीं निकाला। फिर IS21 फॉरेक्स, करेंसी एक्सचेंज। नहीं होगा, मगर उसमें एक रेट निकलता है, कैपिटलाइजेशन रेट। बोरिंग कॉस्ट समझ आ गया, 21 समझ आ गया, फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट। उसके अलावा क्या मसला हो सकता है? उसके अलावा 2, 16, 36, 37 लिटिगेशन, 37 लिटिगेशन। अब अगेन कंटिंजेंट वाली है या प्रोविजन वाली है, और फिर उसको भी क्या करना। और अगर आपने गोइंग कंसर्न का निकाल दिया है BR, तो सोच के बताएं गोइंग कंसर्न का जो AR है वो कहाँ से निकाल रहे होंगे? 570 के स्टैंडर्ड में से, जहाँ पे वो कहता है कि उन्होंने असेसमेंट बनाई है, असेसमेंट नहीं, वो फिर आपको कहानी छापनी पड़ेगी। नहीं, छोटी छोटी, वो तो 550 हुआ। चैप्टर 8 पे जाएं जरा किताब में। चैप्टर 8 पे जाएं, इसके सवालों पे आए। आपको ना एक ऐसा सवाल नजर आएगा,
हाँ नहीं, इससे हट के एक और सवाल नजर आएगा। ये दो सवाल है। सवाल मिला? किस साल में आया था? स्प्रिंग। जरा ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे पहले, इस सवाल पे जाने से पहले वो सवाल अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट से मुराद है कि सॉल्व मतलब ना कीजिएगा, मगर एक दफा देख लें। सवाल नंबर क्या है अटेम्प्ट का? एक 5 का, एक 7 का। स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन नंबर 5। ये करने के बाद आपने सवाल पे आना। उल्टा लगा के आया मैं। बस कर दो, बस कर दो। कौन है? 20% भी? चैप्टर कौन सा? 6 या 5? अगर बहुत ही शदीद मसले में पड़े हुए हैं तो फिर लगा लें, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अदरवाइज नहीं, बट अगर बहुत ही शदीद मसले में, या एक काम करें ना, उसके 4-5 जो जो सवाल हैं वो 2-3 दफ़ा हाथ से सॉल्व कर लें, उससे भी आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। नहीं, इतना भी नया नहीं होता हर सवाल, कम से कम चीज़ें 20 to 30% रिपीट हो रही होती हैं। अच्छा ठीक है। ये भी सही है। चलिए ये सवाल तो करें ना, फिर बात करते हैं। जब आप वो कर लें तो फिर आपने मुझे बताना है कि जो इन अजर्शंस के सामने लिखे हुए प्रोसीजर्स कौन सा फॉल नहीं करता उस रेलिवेंट अजर्शन के लिए। यानी कि रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है उस रेलिवेंट अजर्शन के लिए।
कंप्लीटनेस के आगे 3 बातें लिखी हुई हैं, इसमें से कौन सा रेलेवेंट नहीं है? obtained a list of schedule of borrowing of bank borrowing from the client, लिस्ट उनसे ले ली. Trace the amount specified in the schedule with the figures included in the trial balance. Conducted an inspection of assets provided as security. Inspection करने से completeness verify नहीं होती, मगर दो चीज़ों को reconcile करने से verify हो जाती है. Accuracy and valuation. Check the accuracy of calculation in the schedule, ठीक है. Review loan agreements concerning new facilities received. दूसरा नहीं है, पहले वाला है. Rights and obligation. बैंक चार्जेस को हासिल करना, उससे क्या ये वेरीफाई होता है? नहीं, मगर चेकिंग ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स इन द लेजर क्रॉस रेफरिंग देम विद द बैंक स्टेटमेंट ये कर जाएगा. एग्जिस्टेंस के बारे में बताएं जरा. मैनेजमेंट की सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं कर सकता. और नीचे प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी से वेरीफाई नहीं हो सकती. तो पहले तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा रेलेवेंट प्रोसीजर नहीं है, बता दिया. उसके बाद सवाल कहता है कि ये तो मैंने बता दिए हैं, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और प्रोसीजर है. एरिया कौन सा है? बैंक बोरोइंग यानी कि लोन. तो इसके अलावा मुझे कोई और प्रोसीजर बता दो. अब इसके लिए आपके जहन में क्या होना चाहिए? सब्सटेंटिव फॉर बैंक बोरोइंग. कुछ उसने बता दिए हैं, कुछ 2-4 आप बता दें, तो आपके लिए सवाल पूरा हो सकता है. अब अगला सवाल, इसके सब्सटेंटिव आते हैं या नहीं आते? आते हैं या नहीं आते? थोड़े थोड़े से आते हैं. ये थोड़े थोड़े कब पूरे होंगे? पेपरों के बाद. शाबाश, लाई जो रटे बैग. हाँ, बोरोइंग की ठीक है. हाँ, अगर तो उसमें अमाउंट लिखी हुई है तो फिर आप उसकी कंप्लीटनेस भी वेरीफाई करेंगे, वो पूरी है लिस्ट. और फिर एक्यूरेसी के लिए मुझे उसमें एंटर होना पड़ेगा, उसके रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, सब कुछ चेक करना पड़ेगा. जी, 5 कंट्रोल वीकनेस और उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए. अब आप कहेंगे सर चैप्टर 6 तो आता ही नहीं है. ये आता है या नहीं आता? ये सब आजू आता है क्या? ये क्या ऊपर से गुजरा? करें ट्राई करें, पर आप लोग करें ट्राई. 10 नंबर करिए आपके पास 15 मिनट. शुरू करें स्टार्ट करें, इसको करते हैं. पहले आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ. नहीं वैसे नहीं, जो चीजें सामने है वो तो बंदा बाहर निकाले ना. कम से कम ये 4 बातें तो आपको लिखनी चाहिए जो बिल्कुल सामने है. देखिए सवाल ने क्या कहा, FPL इज यूजिंग अ ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम. ये क्या होता है? बने बनाए सिस्टम्स, यानी कि शेल्फ पे पड़े हुए हैं, आपने जाके उठा के बाय कर लिया. आपने अपना सिस्टम डेवलप अपनी पसंद से नहीं कराया. जो आपको क्या बना के देता है, सिर्फ लेजर और ट्रायल, और उसके बाद आप अपने अकाउंट्स जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो खुद बनाते हैं ऑन एक्सेल या स्प्रेडशीट.
इसका मतलब है कि जब आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस यहाँ से मिल जाते हैं और आप अपनी क्या बनाते हैं मैनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एक रिस्क है कि जब आप यहाँ से डाटा मैनुअल यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो टाइपिंग एरर, टाइपो हो सकता है, और 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 कोई चीज़ आप मिस भी कर सकते हैं। तो ये रिस्क है। इसका रेलेवेंट कंट्रोल क्या होना चाहिए कि आप ऐसा सिस्टम बाय करें जो कि आपको FS भी साथ बना के दें। हम सिर्फ एंट्री करें, वो खुद ही लेजर बनाए, खुद ही ट्रायल बनाए और खुद ही, यानी कि आपको चाहिए एक इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम, इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम चाहिए, जस्ट लाइक SAP, जस्ट लाइक SAP या Oracle। अच्छा, फिर इस सिस्टम में भी एंट्री कौन कर रहा है? जूनियर। तो जूनियर हमेशा ये क्या होगा? जूनियर। एक रिस्क होता है कि उसकी चीज़ों को कौन बाद में रिव्यू कर रहा है, तो कंट्रोल क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिव्यूड बाय सीनियर। ये जो जूनियर है इसको डाटा कहाँ से आ रहा है? डाटा एंट्री इज कैरिड आउट बाय जूनियर अकाउंटेंट्स फ्रॉम वेरियस टर्मिनल्स, यानी कि सारे एक जगह पे भी नहीं बैठे, जगह जगह पे क्या हुए हैं? स्प्रेड हुए हैं। सेल्स का अलग बंदा होगा, परचेज का अलग बंदा होगा, पेमेंट्स का अलग बंदा होगा, और डाटा हर बंदा अपना अपना अपने अपने बंदों को शेयर कर रहा होगा। क्या एक एंट्री में सिर्फ एक ही इफेक्ट होते हैं या दो होते हैं? दो होते हैं। तो देयर इज अ चांस कि दो बंदे सेम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो डेबिट भी दो दफा हो सकता है, और तो इसके लिए देयर शुड बी अ चेक। मगर सिस्टम क्या कर रहा है? वंस आपने सिस्टम एंट्री पास कर दी, सिस्टम उसको फर्दर अप्रूव नहीं कर रहा, सिस्टम उसको फौरन से क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहा है। सिस्टम उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए नहीं भेज रहा, तो सिस्टम को दोबारा से रिव्यू करने के लिए वो चीज़ भेजनी चाहिए। अच्छा जी, और क्या इशू है? ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड ऑन, ये वाउचर्स क्या होने चाहिए? प्री नंबर्ड होने चाहिए एंड शुड बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड, इट शुड नॉट बी मैनुअल। अच्छा, मैनुअल वाउचर्स को रिव्यू, चेक और अप्रूव कौन कर रहा है? चीफ अकाउंटेंट। रिव्यू, चेक, अप्रूव, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ। तो अगर भाई साहब ने फ्रॉड करना हो तो भाई साहब के पास बहुत ही खुली अपॉर्चुनिटी है, वो फ्रॉड कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि देखें ना, रिव्यू, चेक और अप्रूव, वंस इसने अप्रूव कर दिया तो क्या इस जूनियर अकाउंटेंट की हिम्मत है कि उससे सवाल पूछे? उसने बस क्या करना, सिस्टम में फेंक देना है, और सिस्टम ने क्या करना है? ऑटोमेटिकली प्रोसेस विदाउट फर्दर मैनुअल इंटरवेंशन। अच्छा जी, एंड में क्या हो रहा है? वेयर हाउस मैनेजर कहता है कि जो डिफरेंस है वो तुम चार्ज कर लो मंथली कंजम्पशन में, कुछ ऐसा ही कह रहा है। Inventory valuation sheets are provided by the warehouse manager at month end to be posted in system as balancing entries to calculate monthly consumption of materials and, तो ये ऐसे तो मेल नहीं की जाती कि आप उस जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो इसमें चार्ज कर दें। उससे आपको क्या लेनी चाहिए? पूरी इन्वेंट्री शीट मंगवानी चाहिए, इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन करवानी चाहिए, और एक ही काम अगेन यहाँ पे क्या आउट हो रही है? सेग्रीगेशन आउट हो रही है। हाँ, तो ये लोग क्या ऐसे ही है, रटा आ गया सामने। कहाँ पे? आप प्रॉपर रिकॉर्ड जो कि आउट हुआ है। अच्छा, और क्या?
निकल सकता है। यही है। तो अगेन देखते हैं आई कैब का वो क्या कहता है, एग्जामिनर कमेंट क्या कहते हैं उसके ऊपर, सवाल नंबर 4 पे आ जाए भाई, पढ़े। मेजॉरिटी ने सिर्फ क्या बताया, हमने दो दफा बताया मगर उन्होंने हर सवाल में बता दिया होगा। एग्जामिनर्स मेंशन द सेग्रीगेशन ड्यूटीज, इवन के वो वहां पे रेलेवेंट नहीं भी थी मगर स्टिल उन्होंने क्या कर दी, घुसाघुस हो दी। एग्जामिनर्स क्या क्या नहीं बता पाए, नॉट यूजिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, हमने बता दिया, हमने बता दिया। डाटा एंट्री उन्होंने नहीं बताया कि एक्यूरेट या कंप्लीट है, हमने बता दिया। इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट हो सकती है, इंफॉर्मेशन रॉन्ग हेड्स में भी जा सकती है, शुक्र मैंने बता दिया था, इंफॉर्मेशन रॉन्ग हेड्स में भी जा सकती है, जिससे इफेक्ट पे क्या आएगा, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो इतना मुश्किल सवाल नहीं होता कंट्रोल्स का, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खींचना पड़ता है इसको ओवरकम करने के लिए, और आई होप के सवाल के बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मजीद आई होगी। ठीक है जी, एज प्रॉमिस्ड 6:15 बज चुके हैं। आपका जूस आपने मिस कर दिया, आप लेट आए थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आप हफ्ते को आएंगे तो आपको मंगवा देंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।